चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 1 है, जिसमें हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, सी टेट और सीजी टेट या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम में। तो देखिए, हम सीडीपी के आज देखने वाले हैं 60 प्रश्न, ठीक है, या उससे ज़्यादा प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में 50 कम से कम लाइक होना चाहिए आगे के वीडियो देखने के लिए, है ना। देखिए, 50 लाइक होगा तभी मैं आगे के वीडियो बनाऊंगा और भी 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर नहीं होगा लाइक तो नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि देखने वाले नहीं होंगे तो बनाने का कोई मतलब नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग सीधे अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है, बिहेवियरिज्म है ना, व्यवहार को हम क्या कहते हैं, बिहेवियरिज्म कहते हैं। तो देखिए, बिहेवियरिज्म में संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसे किसने दिया हुआ है, तो इसे दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। दूसरा, स्कीनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, तो स्कीनर भी क्या है, व्यवहारिज्म है, बिहेवियरिज्म है, तो ये ऑप्शन भी सही है। प्रबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो क्लार्क हल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, हल के द्वारा। और हल भी एक क्या है, व्यवहारिक मतलब कि बिहेवियरिज्म है ना। तो तीनों ही आंसर सही हैं। तो इस प्रश्न का जो मेन आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न पहला लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहला, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है किस अवस्था के लिए उपयोगी है। देखिए, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है, यही से पता चल जाएगा कि ये 3 से लेकर के लगभग 15 या 16 वर्ष है ना, या उससे भी ऊपर के लिए बनाया गया है ना, 15 या 15 प्लस लिखा है। तो देखिए, यहाँ पास बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी इसका भी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के बाद की अवस्था क्या कहलाती है, बाल्यावस्था है ना। 12 वर्ष के बाद की अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों ही शामिल है, लेकिन यहाँ पर शैशवावस्था नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट है याद रखने लायक। तो किल जो प्रोजेक्ट विधि है, इसके जो प्रतिपादक है कौन है, किलपैट्रिक है। ये भी एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। ये भी सी टेट और एच टेट और ये यूपी टेट में बना हुआ है ना, किलपैट्रिक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, सीखना ज्ञान निर्माण है। यानी कि जो सीखना होता है, लर्निंग होता है, वो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। यह कथन जो है वह किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए, सीखने को निर्माण निर्माण किसने कहा है, तो पियाजे ने कहा है। किसने कहा है, पियाजे ने। ये बात याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो देखिए, इसका मेन पर्पस होता है बच्चों के लिए, है ना। तो बच्चों को डराना नहीं है, बच्चों को पास करना भी नहीं है, सीखने के स्तर का पता लगाना, अध्यापक का मूल्यांकन। तो देखिए, ये दोनों तो है। अध्यापक, देखिए मूल्यांकन में हम बच्चों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं, अध्यापक का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन सही आंसर है वो है सीखने के स्तर का पता लगाना, है ना। तो किसके सीखने के स्तर का यहाँ पर पता लगाया जा रहा है, बच्चों की। कौन लगाएगा, अध्यापक, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा चौथा प्रश्न, बुद्धि लब्धि IQ है ना का सही सूत्र है। तो देखिए, IQ का यहाँ पर सही सूत्र क्या है, ABCD ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, IQ में तो गुणा 100 आता है, लेकिन वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है ना। क्या होता है IQ का सूत्र, तो MA बटे CA इंटू 100 है ना। मेंटल एज बटे क्रोनोनिकल एज, है ना। तो ये हो गया हमारा IQ का फॉर्मूला, ठीक है। इस ये वाला क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में बना हुआ है, या फिर इससे जो संबंधित क्वेश्चन जो है वह अवश्य ही एक क्वेश्चन आपको सी टेट या फिर किसी भी टेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है मान इसी पे बेस है आईक्यू पर। यदि मानसिक आयु यानी कि यहाँ पर मेंटल एज दे दिया गया है एम ए, है ना, एम ए दे दिया गया है और वास्तविक आयु सी ए भी दे दिया गया है। एम ए कितना दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है 10। आई क्यू ज्ञात करने के लिए बोला है तो आई क्यू का जो फार्मूला है उसमें एम ए बटे सी ए होता है, यानी कि 12/10 गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 का 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है छठवां, परिपक्वता का संबंध किससे है। परिपक्वता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मेच्योरिटी, है ना। तो देखिए मेच्योरिटी किस बच्चे में कब आएगी, बुद्धि से आएगी, विकास से, सृजनात्मकता से आती है या फिर रुचि के द्वारा आती है। तो देखिए जो परिपक्वता है वो विकास से संबंधित है ना। विकास ये कहता है कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होते जाएगा, है ना, उसकी परिपक्वता जो है वह वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, परिपक्वता जो है वह विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 7वां प्रश्न, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। देखिए क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया गया है स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत संबंधित है। रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत जो है वह किससे संबंधित है, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर ब्रूनर से संबंधित है। तो देखिए जो रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, दो लोग करते हैं। इसका जो सिद्धांत है ना, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत जो है वह स्किनर, ठीक है, किस पे जाता है, स्किनर पे जाता है। ठीक है, और इसकी एक और कौन बात करते हैं, तो एक और बात करते हैं हल। ठीक है, क्लार्क हल जो है वह वो भी रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। लेकिन सिद्धांत अगर पूछेगा तो हम क्या आ जाएंगे, स्किनर। अगर ऑप्शन में स्किनर की जगह में हल आता है तो हम उस बेस पे हल पे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट की बात कर रहा है। 2009 किस आयु वर्ग पर लागू है। जो आरटीई एक्ट है वो किस आयु वर्ग के लिए बनाया गया है, सॉरी, आरटीई एक्ट बनाया गया है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें क्या कहा जाता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कैसी कही जाती है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करी जाती है ना। अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये लागू है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आरटीई से ही संबंधित है। आरटीई एक्ट 2009 लागू नहीं होता है, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 जो है वह किसके लिए लागू नहीं है। तो देखिए सरकारी स्कूलों के लिए भी आरटीई एक्ट बनाया जाता है, निजी स्कूल के लिए भी बनाया गया है। 6 से लेकर के 14 वर्ष ये भी है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वह नहीं है, 14 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है ना। तो हमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न एनसीएफ 2005 के बारे में बोला गया है। ठीक है, एनसीएफ 2005 में भाषा नीति है। एनसीएफ 2005 में जो भाषा है वो कैसी भाषा थी, एक भाषा थी, द्विभाषा थी, त्रिभाषा थी या फिर बहुभाषा थी। तो देखिए एनसीएफ जो 2005 है इसमें बहुभाषा की बात की गई है। किसकी बात की गई है, बहुभाषा की बात की गई है। ठीक है, एनसीएफ 2005 इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन अभी जो है वह रिसेंटली में एनसीएफ 2023 आया हुआ है। तो एनसीएफ 2005 से अब कम प्रश्न पूछ करके एनसीएफ 2023 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से उद्देश्य नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया, रटंत्र प्रणाली को बढ़ावा देना। देखिए रोट लर्निंग को किसी भी स्टेज में बढ़ावा देने की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ज्ञान को जीवन से जोड़ना ये सही है।
चहुमुखी विकास करना ये भी है। परीक्षा सुधार यानी कि लचीलापन की बात की गई है। ठीक है, परीक्षा में सुधार करना है, लचीला करना है। ठीक है, ये बात भी कही है। देखिए एनसीएफ 2005 ने कितने उद्देश्य बताए थे? 5 उद्देश्य बताए थे। ठीक, अभी इसका जो सही आंसर है वो तो ए है, क्योंकि नहीं पूछा गया था। अब 5 उद्देश्य में से 3 उद्देश्य तो यहाँ पर मिल गए हैं ना, और 2 जो उद्देश्य है वो क्या क्या है उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो इन्होंने सिद्धांत बताया है वो सिद्धांत आता है ज्ञान के बाहरी, मतलब कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, है ना। फिर पढ़ाई को रटंत प्रणाली से दूर करना, यानी कि उससे हटाना, मुक्त करना। ठीक है, फिर पाठ्यचर्या हो गया, जो करिकुलम है, सिलेबस है, तो उससे हमें बच्चे को उसी पर बेस्ड नहीं रखना है, बल्कि हमें बच्चे को उससे दूर हटाना है। ठीक है, पाठ्यचर्या से दूर हटाने का कहने का मतलब है कि पाठ्यचर्या को ऐसा बनाना है कि बच्चे जो है वह उस हर एक इन्वायरमेंट की चीज़ों को सीखते रहे। ठीक है, न कि पुस्तक का ही पुस्तकीय ज्ञान को ले रहा है, ऐसा नहीं करना है ना। और है चौथा जो है वह परीक्षा को क्या बनाना है? लचीला बनाना है, उसको जीवन के हर एक पहलू से जोड़ना है। और लास्ट जो 5वां कहा गया है कि बच्चे को मूल्यवान बनाना है और आने वाले जो भविष्य है उसके लिए तैयार करना है। ठीक है, ये था 5 उद्देश्य। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो देखिए तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो देखिए तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। किसने कहा है? ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखेंगे नाम को। स्टेनली हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने, सॉरी, स्टेनली हॉल ने। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था होता है बड़े दबाव, तनाव, है ना, क्रोध की अवस्था है, ऐसा इन्होंने कहा था, परिभाषा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 14 नंबर का प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वृद्धावस्था में? तो देखिए शर्म तथा गर्व जैसी जो भावना है वो होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, किसका सिद्धांत के बेस पे है ये? तो ये जो है वह इरिक इरिक्सन के सिद्धांत पर बेस्ड है। किसके? इरिक इरिक्सन, इरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन ने जो मनुष्य है उसके पूरे जो जीवन काल है ना, उसको कितने अवस्था में बांट दिया है? तो 8 अवस्था में बांटा है। ये बात भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल 60 प्रश्न नहीं पढ़ने वाले हैं, 60 प्रश्न से संबंधित मैं और भी प्रश्न आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए इरिक इरिक्सन का सिद्धांत याद रखेंगे, 8 अवस्थाओं। इसमें इन्होंने क्या किया गया है कि जो मनुष्य का पूरा जीवन काल है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, है ना, तो उस पूरे जीवन काल को इन्होंने क्या किया है? अलग अलग 8 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, इसको हमने पूरे बेसिक से पढ़े हुए हैं, प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है। जिसको अगर नहीं एरिक इरिक्सन के बारे में नहीं पता है जाकर देख ले, इसके एक क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा का संबंध किससे है? भय से है, घृणा से है, आश्चर्य या फिर भूख से? तो देखिए ये जो है वह C-टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। जो जिज्ञासा है ना, वो किससे संबंधित है? आश्चर्य से। C-टेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि वो मैकडूगल से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। तो मैकडूगल के बारे में जानिए। मैकडूगल जो है वह मूल प्रवृत्ति के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। ठीक है, याद रखेंगे 14 प्रकार की इन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे की जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, संवेदी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वह कौन सी अवस्था है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं। देखिए पियाजे ने कितनी अवस्था दी है? तो 4 अवस्था दी है। ठीक है, कितनी अवस्थाएं दी है? 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था क्या कहलाती है? संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है,
पहली अवस्था को संवेदी कहा जाता है, दूसरी अवस्था को पाक संक्रियात्मक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पाक संक्रियात्मक, पाक संक्रिया अवस्था। तीसरे को कहा जाता है मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथे को कहा जाता है अमूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक है, और पियाजे से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है 17 नंबर प्रश्न। विकास में जो वृद्धि है से तात्पर्य है, विकास में जो वृद्धि है उसका तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि होता है, संवेग में, या फिर वजन में वृद्धि? तो देखिए विकास, विकास कैसा पक्ष होता है? तो विकास जो है वह सभी पक्षों का समीकरण होता है, यानी कि सभी पक्षों का मिला जुला रूप है। इसमें शारीरिक, मानसिक, है ना, सभी पक्षों का विकास किया जाता है। तो उसमें हम आकार, सोच, समझ, कौशल, इन सभी का क्या देखेंगे? वृद्धि देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 18 नंबर प्रश्न। बाल्यावस्था होती है, यानी कि जो बाल्यावस्था है वो कितने वर्ष तक चलती है? इस प्रश्न का आशय है 5 वर्ष तक है, 12 वर्ष तक है, 21 वर्ष तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाल्यावस्था जो है वह कितने वर्ष तक चलती है? 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, जिसमें हम देखिए 0 से लेकर के जो 5 वर्ष है, ठीक है, 0 से लेकर के 5 वर्ष को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, शैशवावस्था। ठीक है, और फिर 6 से लेकर के जो 12 वर्ष है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण है ये। ठीक है, फिर 12 से लेकर के 18 प्लस को हम क्या कहते हैं? तो 18 प्लस को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, ये जो है वह सामान्य वर्गीकरण है। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, यानी कि जो शरीर का आकार है उसमें कैसी वृद्धि होती है? शारीरिक वृद्धि, या फिर शारीरिक और गत्यात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, या फिर नैतिक? किस प्रकार का विकास देखने को मिलता है? तो देखिए शरीर के पक्ष से संबंधित है तो उसमें क्या होगा? शारीरिक विकास होगा, है ना, शारीरिक और गत्यात्मक। संवेगात्मक विकास किससे संबंधित होगा? तो संवेग जो है वह उसके इमोशन की बात कर रहा है ना। संज्ञानात्मक कहने का अर्थ है उसके बोध से, यानी कि उसके जो सोच समझ है ना, उससे। नैतिक विकास यानी कि ये तो आचरण से आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यानी कि शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरण है, या फिर समायोजन है? तो देखिए शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है स्नायु मंडल। क्या कहलाता है? स्नायु मंडल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वर्तमान में कहने का अर्थ है जो हमारा नीति चल रहा है ना, शिक्षा नीति, तो उसमें कहा जाता है समावेशी शिक्षा के बारे में। ठीक है, कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है समावेशी रूप से। ठीक है, उसमें सामान्य बच्चे, विशेष बच्चे सभी आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला है 22 नंबर प्रश्न। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्ति वृत्त अध्ययन करना, उपचारात्मक अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए व्यक्तित्व विकास यानी कि किसी भी व्यक्ति का विकास करना है तो हम उसके किस पक्ष को देखते हैं? उसके अधिगम और उसके वृद्धि को देखते हैं, है ना। इसी के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि बच्चा सी को डी, डी को सी पढ़े लिखे तो वह किससे पीड़ित है? मलेरिया से पीड़ित है, डिस्लेक्सिया से, फाइलेरिया से, या फिर टाइफाइड से? तो देखिए यहाँ पर बच्चा जो है वह सी को डी लिख रहा है और डी को सी लिख रहा है, यानी कि उसको लिखने में या फिर पढ़ने में कठिनाई है ना। तो उसे हम कहते हैं डिस्लेक्सिया। क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया।
डिसलेक्सिया होता क्या है, तो डिसलेक्सिया मेन रूप से हम देखें तो ये एक पठन संबंधी विकार है ना, जिसमें बच्चे को क्या होता है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए, MCQ 24 है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत, यानी कि इसी को एक एग्जाम में पूछा गया था, शैशवावस्था के अंत तक, है ना, बच्चे में जो शब्द भंडार है वो कितनी होती है। तो या तो ऐसा पूछा जा सकता है शैशवावस्था के अकॉर्डिंग, या फिर दूसरे वर्ष के अंत तक, क्योंकि शैशवावस्था जो है वह 0 से 2 वर्ष प्याजे के द्वारा है ना। तो देखिए शैशवावस्था में जो शब्द भंडार है वो कितनी होती है, 100 होती है। कितनी होती है, 100। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे कार्य करना होगा। प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर 8वीं क्लास तक की बात की गई। तो यहाँ पर जो है 45 घंटे का क्या होता है, कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है, बच्चों को पढ़कर आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ऐसा करेंगे क्या आप, या फिर स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, यानी कि खुद गतिविधि करेंगे, एक टीचर गतिविधि करेगा और बच्चों को बताते जाएगा, या फिर आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या फिर डी ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दो ऑप्शन है ये तो होगा नहीं। अब बच गया सी और डी। सी और डी जो है वह दोनों ही सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही है वो है बच्चों को हम स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, शामिल तो बच्चों को करेंगे ही, लेकिन उसको स्वयं हम गतिविधि करने के लिए देंगे तो बच्चा जो है वह ज़्यादा सीख पाएगा, है ना। चलिए, इसी को जॉन डीवी ने क्या कहा है, लर्निंग बाय डूइंग कहा है। क्या कहा है, लर्निंग बाय डूइंग कहा है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, इसी के माध्यम से बच्चा जो है वह क्या करता है, एक्सपीरियंस करके सीखता है, यानी कि खुद किसी वस्तु को एक्सपीरियंस करेगा और सीखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। व्यक्तित्व स्थायी एवं समायोजन है, यानी कि जो व्यक्तित्व है वो स्थायी होता है एवं समायोजन होता है, यानी कि एक स्टैटिक्स भी है और इसमें कुछ ना कुछ हम बदलाव भी कर सकते हैं। किसके कारण कर सकते हैं, तो पर्यावरण के कारण कर सकते हैं, जीवन के साथ भी कर सकते हैं, प्रकृति के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह उपर्युक्त सभी। ठीक है, हम व्यक्तित्व में देखिए व्यक्तित्व स्थायी भी है और समायोजन भी हम उसमें कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, पर्यावरण के द्वारा कर सकते हैं। पर्यावरण में जीवन है, जीवन प्रकृति से ही मिलता है ना, तो ये सभी क्या है, आपस में संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए शैशवावस्था में जो सीखने की प्रक्रिया है वो तीव्र होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है बच्चों में, अनुकरण द्वारा बच्चे जो है वह सीखते हैं, लेकिन बच्चा जो है वह चिंतन नहीं करते शैशवावस्था में। ठीक है, चिंतन कब स्टार्ट होता है, तो चिंतन होता है बाल्यावस्था में स्टार्ट। कब स्टार्ट होता है, बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चे जो है वह चिंतन करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हमने पूरी विशेषताएं जो है वह पढ़ी हुई है अलग अलग। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, सीखने के नियम के प्रतिपादक है। तो देखिए सीखने के जो नियम हैं इसके प्रतिपादक कौन है, फ्रायड है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, या फिर एडलर है। तो देखिए सीखने के जो नियम हैं इसका प्रतिपादन किया हुआ है थॉर्नडाइक ने। किसने किया हुआ है, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं, तो देखिए सीखने के थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं मुख्य रूप से, है ना। ऐसा अगर पूछ रहा है कि सीखने के थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, ऐसा तो पूछता नहीं है एग्जाम में। ये पूछ सकता है कि सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है, या फिर इसके नियम को दे दिया जाए। तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। ठीक है,
तीन मुख्य नियम में क्या क्या आता है? तत्परता का नियम, प्रयोग का नियम यानी कि प्रयोग करने का मतलब अभ्यास का नियम, और होता है प्रभाव का नियम। ठीक है, 5 इन्होंने गौड़ नियम दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें बहुप्रतिक्रिया, अभिवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मज्ञान और साहचर्य का सिद्धांत है ना। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए कि 3 इन्होंने क्या दिया हुआ है थॉर्नडाइक ने? तत्परता का नियम, अभ्यास का, प्रभाव का, है ना। 5 इन्होंने क्या दिया हुआ है? गौड़ नियम दिया है, जिसमें बहुप्रतिक्रिया, अभिवृत्ति, आंशिक, आत्म अभिज्ञान और फिर लास्ट में है संबंध प्रतिवर्तन, या फिर उसी को हम कहते हैं साहचर्य का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं, यानी कि जो पिछड़े बालक होते हैं वो कैसे बच्चे होते हैं? सीखने की गति इनकी धीमी होती है, तो ये बात सही है। बुद्धि लब्धि इनकी 80 से 90 के बीच होती है ना, क्योंकि 90 से ऊपर जाएगा तो सामान्य हो जाएगा, है ना। तो 80 से 90 को ही हम क्या कहते हैं? पिछड़े बालक कहते हैं। मानसिक रूप से अस्थिर और असमायोजित व्यवहार करते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, तो पिछड़े बच्चे कैसे होते हैं? उपर्युक्त सभी होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ जो है वह पिछड़े बालक में ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी उच्च मतलब कि बुद्धि लब्धि अधिक होती है, ऐसा ये जरूरी नहीं है। देखिए इसका जो आंसर है वो उपर्युक्त सभी तो ले लिया गया है, लेकिन कुछ डाउट्स भी हैं, है ना। क्योंकि देखिए पिछड़े बालक जरूरी नहीं है कि उसका जो आईक्यू है वो 80 से 90 हो, है ना। पिछड़े तो वो बालक भी हो सकते हैं जिनके आईक्यू ज़्यादा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अगली कक्षा के लिए पिछड़ भी सकते हैं, तो उसको भी हम पिछड़े बालक कहेंगे, है ना। मानसिक रूप से अस्थिर या असमायोजित ये कोई कारण नहीं है पिछड़े बालक का। ठीक है, तो देखिए भले ही इसका आयोग ने आंसर डी को लिया हुआ है, लेकिन इसका जो सही राइट आंसर होना था वो ए होना था। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो देखिए विकास जो है वह सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कहा हुआ है स्किनर ने। किसका कथन है? स्किनर का कथन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संवेग की उत्पत्ति होती है। चलिए संवेग की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से होती है, क्योंकि 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और उसके 14 प्रकार के संवेग होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, उपर्युक्त सभी है। तो देखिए मानसिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित कर सकता है, परिवार का वातावरण भी कर सकता है, परिवार की सामाजिक स्थिति। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न था उसमें मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले, है ना। तो इसमें उपर्युक्त सभी जो है वह सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम जो है वह वो भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी करता है और सामाजिक स्थिति भी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? यानी कि सृजनशीलता, क्रिएटिविटी की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी की बात में, क्रिएटिविटी में क्या क्या आता है? मौलिकता आता है, धारा प्रवाहिता आता है, लचीलापन आता है, लेकिन अनुशासन जो है वह नहीं आता है ना। तो नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो देखिए जस्ट हमने कुछ क्वेश्चन पहले हमने देखा है कि पियाजे ने कितनी प्रकार की अवस्थाएं बताई है, तो 4 प्रकार की अवस्था बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 प्रकार की। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का
परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि आन जो अंतर्निहित जो क्षमता है ना, मनुष्य के जो अंदर में अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं वही उसके पूर्ण विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, ऐसा जो है वह कथन स्वामी विवेकानंद का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक है? कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर स्किनर? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही क्या दिया हुआ है, प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया है, जिसे हम संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बिग व हंट के अनुसार किस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द में परिवर्तन कहा गया है? यानी कि परिवर्तन से किस अवस्था को संबोधित किया है बिग और हंट ने? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो देखिए बिग और हंट ने किशोरावस्था को क्या कहा है, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा संवेग होता है वो अचानक से क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, ये कहते हैं कि जो हमारा संवेग है ना, वो क्या होता है, अचानक से ही क्या हो जाता है, परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, अचानक से, अचानक से क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखेंगे। देखिए किशोरावस्था जो है वह, इसमें क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन होता है। कैसे होता है, अचानक से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिस बालक की बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू है वो 105 है, उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, सामान्य से अधिक या फिर सामान्य या फिर मंद बुद्धि? तो देखिए हम इसको रखेंगे सामान्य बुद्धि में, क्योंकि सामान्य बुद्धि जो है वह कितने के से कितने के बीच में होता है, तो ये होता है 90 से लेकर के 110 के बीच में, है ना। और जो मंद बुद्धि है वो होता है, मंद बुद्धि है ना, मंद बुद्धि की बात की गई है, तो मंद बुद्धि जो है वह 70 से कम। ठीक है, अब जो सामान्य से अधिक है वो 110 से 120 के बीच में, और श्रेष्ठ बुद्धि जो है वह 120 से कितना हो जाएगा, 130 के बीच में। ठीक है, उससे ऊपर जाएंगे तो हम किस बच्चे को पाएंगे, गिफ्टेड चाइल्ड को पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के किस क्षेत्र में शोध किया है? कोहलबर्ग ने किस विकास के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया हुआ है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं ना। कोहलबर्ग जो है वह किसके सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं? नैतिक विकास के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्चे जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण किसका है? सम्मिलन का है, समायोजन का है, संरक्षण का है या फिर वस्तु का प्रदर्शन है? तो देखिए सम्मिलन को ही हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एसिमिलेशन कहते हैं, इंग्लिश वालों के लिए एसिमिलेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। संरक्षण को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पिता जो है वह अपनी बच्ची को लेकर गया, और बच्ची ने चिड़िया के बारे में वो पहले से ही जान रही है ना, लेकिन पतंग को वो चिड़िया समझ रही है। तो ये क्या है, वो
आत्मसात कर रही है ना, सम्मिलन कर रही है, एसिमिलेट कर रही है उस चीज़ को। किससे? चिड़िया से। पतंग को किससे एसिमिलेट कर रही है वो? चिड़िया से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्ची ने क्या किया है? सम्मिलन किया है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खालिस स्थान सहायता करता है। देखिए, सामाजिक मुद्दों से या फिर सामाजिक जो बुराइयां हैं या फिर सामाजिक चीज़ों से वंचित है ना, और अपनी प्रतिभा से बच्चे जो है वह वंचित हो रहे हैं, तो उन बच्चों की सहायता जो है वह कौन सा अधिगम मॉडल करेगा? स्व अधिगम मॉडल करेगा, विभेदित निर्देश करेगा, पाठ्यचर्या का विस्तार करेगा, या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है स्व अधिगम, है ना। ऐसे बच्चे को स्व अधिगम मॉडल जो है वह सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, है ना, क्योंकि बच्चे जो है वह क्या कर रहे हैं? सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, है ना। तो उनको जो स्व अधिगम मॉडल मिलेंगे उससे बच्चा जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अपने पास अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है 43 नंबर। एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। देखिए, एक एक कक्षा है, मान लो कि 5th क्लास है, और 5th क्लास में जो व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें व्यक्ति विभिन्नता बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? रुचियों में अंतर दिख सकता है। मान लो कि ये पहले वाले का रुचि अलग हो, तीसरे वाले का रुचि अलग हो सकता है ना। सीखने में पहला वाला जो है वह उच्च हो सकता है, ये थोड़ा निम्न हो सकता है, या फिर सामान्य हो सकता है। चरित्र दोनों के अलग अलग हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी में जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी कि द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, या फिर बीने ने? तो देखिए, बुद्धि के जो द्विखंड है इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। द्विखंड या फिर त्रिखंड सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का, या फिर कोहलर का? चलिए, तो देखिए, इस कथन को किसने कहा है? स्किनर ने कहा है ना, कि जो सीखना होता है वो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला है 46 नंबर, हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी को बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो देखिए, हावर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि बताई है ना। पहले इन्होंने 7 बताए थे, फिर 8 किया, फिर इन्होंने संशोधन करते हुए 9 तक के पहुँचे हैं, जिसमें इन्होंने भाषाई बुद्धि बताई है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि बताई है, अंतः व्यक्तिक बताई है, लेकिन सृजनात्मकता कोई बुद्धि के प्रकार में नहीं आता है। ठीक है, सृजनात्मकता जो है वह बुद्धि के प्रकार में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है यह जानना, बच्चे से संबंधित आई कठिनाई को जानना, या फिर उपर्युक्त सभी? हम बच्चे का मूल्यांकन क्यों करते हैं? तो देखिए, बच्चे का हम मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने उत्तीर्ण किया है, नहीं किया है, या फिर कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका भी हम मूल्यांकन करते हैं, है ना। ये एक समेटिव मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा। बच्चा क्या सीखा है यह जानते हैं, ये हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा, है ना। ये हमारा समेटिव असेसमेंट में आ गया, ये हमारे फॉर्मेटिव में आ गया। बच्चे से संबंधित आई कठिनाई को जानेंगे, ये भी किस में आ जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है वह इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। यानी कि जो संकेत अधिगम है उससे हम क्या सीख सकते हैं? मनोविज्ञान सीख सकते हैं क्या? परंपरागत अनुकरण,
वातावरण या फिर मनोदैहिक। तो देखिए वातावरण जैसी कोई चीज़ हम नहीं सीख सकते, ना ही मनोवैज्ञानिक जैसी, ठीक है। अब मनोदैहिक कोई सीखने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर, परंपरागत अनुकरण करेंगे, यानी कि जो साइलेंट लर्निंग है उससे हम क्या करेंगे, कोई हमें साइलेंट चीज़, कुछ किसी चीज़ को साइलेंट तरीके से सिखाएगा तो हम उसी के अनुसार सीखेंगे, है ना। तो परंपरागत हम इस क्या करेंगे, इसका अनुकरण करेंगे, है ना, उसको देख करके हम उसी के अनुसार करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 49 नंबर। चलिए देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर के 16 वर्ष, या फिर संवेदी पेशी अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष। तो देखिए पियाजे के अनुसार जो बच्चा है मूर्त अमूर्त चिंतन, है ना, तो बच्चा अमूर्त चिंतन जो है वह कब शुरू करता है, तो 11 वर्ष में शुरू करता है ना, 11 वर्ष में शुरू होता है, इसलिए हम इसमें जाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 50 नंबर प्रश्न। कौन सा सीखना स्थायी होता है। रट कर सीखना स्थायी होता है, सुनकर, समझकर या फिर देखकर। तो देखिए स्थायी अधिगम की बात की गई है ना, तो स्थायी अधिगम हम सीखते हैं समझकर। जब हम किसी चीज को समझकर सीखते हैं तो होता है हमारा स्थायी अधिगम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ता है और हमेशा स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है। वह विकास की किस अवस्था में है। यानी कि एक बच्चा है जो बार बार बड़ों से, अपने बड़ों से, है ना, झगड़ रहा है और अपने ही बात को सही साबित करने में लगा है। हम ऐसे बच्चे को किस अवस्था में देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखते हैं, किशोरावस्था में, युवावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में देखते हैं। तो देखिए ऐसे बच्चे जो है वह किशोरावस्था के होते हैं ना। यही जो है वह परिवर्तन का काल होता है जिसमें बच्चे जो है वह बड़े तनाव, दबाव और अपने से बड़ों से क्या करते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और अपने ही बात को क्या करने लग जाते हैं, सही साबित करने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। नहीं पूछा है। तो देखिए खेल सृजनात्मकता को बढ़ाती है। भाषा भाषण जो है वह कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं, कौन सा जो है वह नहीं है, ये पूछा है ना। हमें नहीं वाला बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा भाषण, है ना। भाषण से कोई भी सृजनात्मकता विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि भाषण में क्या होगा, हम किसी लिखी लिखाई चीज़ या फिर किसी टॉपिक पर भाषण देंगे तो वो हमारी क्रिएटिविटी में नहीं आती। लेकिन खेल में हमारी क्रिएटिविटी आती है। हम यहाँ पर संज्ञानात्मक रूप से हम अपने आप को क्या करते हैं, एक्टिव रखते हैं ना। कहानी लेखन जब हम करते हैं तो हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं और कहानी को लिखते हैं। निर्माण संबंधी क्रियाएं करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, क्रिएटिविटी डालते हैं, उसमें नवीनता डालते हैं, है ना। तो ये सभी तो है, लेकिन भाषण जो है वह इसका पार्ट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 53। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलबर्ग ने। तो देखिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो दिया गया है पावलोव के द्वारा, है ना। पावलोव ने किस किस पे प्रयोग किया हुआ है, तो कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ है। किस पर प्रयोग किया हुआ है, तो कुत्ता पर प्रयोग किया हुआ है। इसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 54 नंबर। जन्म के समय लगी चोट या फिर जो भ्रूण क्षति है के कारण उत्पन्न मानसिक मंदता कहलाती है। यानी कि जन्म के समय यदि आप किसी बालक को चोट लग जाती है
किसी बालक की जो भ्रूण क्षति है वो हो जाती है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, जैविक मंदता कहेंगे, पारिवारिक मंदता कहेंगे, आकस्मिक कहेंगे, या फिर चिकित्सकीय मंदता कहेंगे। तो देखिए जन्म के समय जब लगी जो चोट है उसे हम क्या कहते हैं, जैविक मंदता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक मंदता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। विशिष्ट अधिगम, अधिगम से संबंधित है, अधिगम किसमें आता है, डिसलेक्सिया में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। मानसिक मंदता नहीं है। अटेंशन डिफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर, ये एक प्रकार की डिसऑर्डर है, लेकिन देखिए जो अटेंशन डिफिशिएट है ना, हाइपर डिसऑर्डर, यहाँ पर बच्चा जो है वह किसी एक चीज़ पर केंद्रित नहीं हो पाता है ना। और ऑटिज्म में क्या होता है, तो ऑटिज्म में बच्चा जो है वह किसी एक ही चीज़ पर केंद्रित रहता है। ठीक है, ये दोनों जो है वह एक दूसरे के अपोजिट है। जो सी और डी है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जो जो अटेंशन है ना डिफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर है, इसमें बच्चा जो है वह एक चीज़ पर स्थिर नहीं हो पाता है, जबकि ऑटिज्म में क्या होता है, किसी एक चीज़ पर ही डिपेंडेंट रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा 56 नंबर, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। व्यवहारिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल में। तो देखिए फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन का विकास किया है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 57, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। संश्लेषण जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या फिर चित्र बनाना। तो जो सिंथेसिस है वो रूल की बात करता है। किसकी बात करता है, रूल की बात करता है ना। तो इसमें आ जाएगा प्रमेय सिद्ध करना। रूल, प्रमेय सिद्ध करना, प्रमेय में हम क्या करते हैं, किसी नियम है ना, नियम यानी कि पहले हम उस प्रमेय को पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है, फिर उससे संबंधित हम कहाँ तक जाते हैं, उसके एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, यानी कि उसके छोटे पार्ट की ओर जाते हैं। तो रूल टू एग्जाम्पल की बात करता है संश्लेषण। ठीक है, तो प्रमेय सिद्ध करना क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है 58 नंबर, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्तेजित या फिर उत्प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी, प्रोग्रामिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम सृजनात्मकता जो है वह बच्चे को मोटिवेट करती है, किससे, रचनावादी मॉडल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 59 नंबर प्रश्न, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से। जो सामाजिक अधिगम है ना, सोशल लर्निंग है। तो जो सोशल लर्निंग होता है वो संपर्क के द्वारा बच्चा जो है वह सीखता है। जितना अधिक संपर्क में रहेगा उतनी अधिक हमारी जो सामाजिक स्किल्स है या सामाजिक लर्निंग है वो क्या होगी, डेवलप होती जाएगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न, जिसको आप लोग कमेंट करने वाले हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर पैर से सिर तथा बाहर से मध्य की ओर, या फिर डी है पैर से सिर तथा मध्य से बाहर की ओर। इसका आप लोग कमेंट करेंगे, जिसका कमेंट सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का 60 प्रश्न। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस आज का जो हमारा टारगेट था वो 50 लाइक्स का था। ठीक है, 50 लाइक्स जैसे ही हो जाएंगे मैं अगला जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए और भी क्वेश्चन है, यहाँ से 61 नंबर से हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए।